नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल दुनिया। जी हाँ, वही पॉडकास्ट जहाँ पर हम डिजिटल संसार की पेचीदगियों को बहुत आसान बनाते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मनीष। आज हम गहराई से समझेंगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी डीफाई की दुनिया को, खास तौर पे दो ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म्स यूनिस्वैप और कर्व फाइनेंस के बारे में। हमारे साथ हैं हमारे डिजिटल जगत के गाइड अपूर्वा। अपूर्वा, वेलकम टू द डिजिटल दुनिया। धन्यवाद मनीष। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये पायनियर्स है एक तरह से, और ओजी प्रोटोकॉल्स है डीफाई के। बहुत बढ़िया। तो फिर अपूर्वा, शुरुआत करते हैं। ये यूनिस्वाप जो यूनिस्वाप V1 था, उसने 2018 में एंट्री मारी और ERC 20 टोकन स्वैप्स के खेल को पूरा ही बदल डाला। अपूर्वा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ? तो शुरुआत करते हैं मनीष। तो क्विक अपडेट, ERC 20 है क्या? तो ERC 20 का मतलब है, ये बहुत टेक्निकल नहीं समझते, बट कोई भी टोकन, किसी को भी टोकन अगर इथेरियम के प्लेटफॉर्म पर बनानी है तो उसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। वो जो स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई प्रोजेक्ट्स है या उनकी जो टोकन्स है वो ERC 20 होती है, जिसका मतलब वो इथेरियम में इजीली यूज हो सकती है। डीफाई की शुरुआत हुई थी एक तरह से, आप मान लो ERC 20 टोकन के इजाद के साथ। तो ये जर्नी शुरू हो गई। यूनिस्वैप जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो बनाया था हेडन एडम्स 2018 में। जी, तो वो बहुत ही अद्भुत था 2018 के लिए। यानी मनीष, आप समझ लो कि जैसे हमारे पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जैसे हमने बात की हुई है मेटामास्क, राइट? तो आपके पास कोई भी ERC 20 टोकन हो, उसको आप ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली यूनिस्वैप पर किसी और ERC 20 टोकन के साथ। तो मान लो आपके पास इथेरियम है और आपको यूनिस्वैप की टोकन चाहिए और वो भी ERC 20 है, तो आप स्वैप कर सकते हो, एक को दूसरे से स्वैप कर सकते हो। तो वो जो ट्रेडिशनल ढांचा था, ट्रेडिशनल फाइनेंस को कोई भी एक्सचेंज को रन करने के लिए ऑर्डर बुक चाहिए, राइट? तो ये ऑर्डर बुक कंप्लीटली निकल गई और आ गया ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, थैंक्स टू यूनिस्वैप। तो ये जो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है, ये सिर्फ यूनिस्वैप की वजह से आया? जी, ये उनकी खोज थी। तो अपूर्वा, ये तो जो ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस हैं उनसे काफी आगे की बात हो गई, लेकिन उसके बाद 2020 में आया यूनिस्वैप V2। चलिए उसके बारे में थोड़ा हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बताइए। मनीष, V2 लॉन्च हुआ 2020 में, जो कोलाइड हुआ डीफाई समर 2020 की जो थी। तो वो काफ़ी गेम चेंजिंग इवेंट हो गया था, क्योंकि तब तक यूनिस्वैप की खुद की टोकन भी लॉन्च नहीं हुई थी। तो जो टोकन फार्मिंग या एयर ड्रॉप फार्मिंग की हम बात करते हैं, तो वो बहुत जोर शोर से V2 के आने से खुल गया। तो पहला वर्जन क्या था कि कोई भी ERC 20 टोकन को आप एक दूसरे के बीच में स्वैप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइसिंग। अब ये हो गया कि V2 के साथ आप क्या कर सकते हो कि कोई भी टोकन के पूल बना सकते हो। तो जैसे डाई जो है स्टेबल कॉइन, राइट, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है जो इथेरियम का, वो और इथेरियम की आपने लिक्विडिटी पेयर बना दी, और कोई भी, ये सब होता था परमिशनलेस। तो देयर इज नो सेंट्रल पार्टी इन्वॉल्व। कोई भी बंदा जाकर कोई भी पूल इथेरियम के साथ बना सकता था और लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते, और जो भी वो पूल में डिपॉजिट करेंगे उनके टोकन्स, उनको फीस कमाने को मिलेगा 0.3% ऑफ द ट्रेड। तो ये इतना फास्ट हो गया एयर ड्रॉप फार्मिंग की वजह से, क्योंकि जो भी लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबको एयर ड्रॉप मिलने वाला था यूनिस्वैप के टोकन का। तो एक तरह से ये क्रांतिकारी था। दूसरा, ये बहुत ही स्पेक्युलेटिव था, और बहुत सारे लोगों को एयर ड्रॉप फार्मिंग की वजह से, नई तकनीकी अपग्रेड की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया था। तो उसमें एक चीज, बिफोर आई लूज माई थॉट, हाँ जी। एक तरीके से एक आम इंसान भी मार्केट प्लेयर हो गया, क्योंकि उसमें कोई ये जरूरी नहीं था कि आप कितना होल्ड करते हैं, कितनी लिक्विडिटी आपके पास है, लेकिन आप कुछ भी अपनी लिक्विडिटी के हिसाब से आप पेयरिंग बना सकते हैं। जी, और तब इथेरियम का प्राइस भी इट वाज इन 3 डिजिट, तो $400-500 के आसपास था, राइट? तो अगर आपके पास एक इथेरियम है और $400-500 सामने डाई में है, तो बेसिकली क्या कर सकते थे लोग के, 2 इथेरियम है तो एक इथेरियम का कन्वर्ट कर देंगे डाई में, जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके सामने, और एक इथेरियम। और अगर आपने यूनिस्वैप पर जाकर डिपॉजिट कर दिया, तो मनीष, उसका जो मिनिमम एयर ड्रॉप मिला था वो 2021 की तेजी में अगर कंपेयर किया जाए तो इट वाज वर्थ $20,000 का एयर ड्रॉप था अर्ली ओह यूजर्स को। वाह। हाँ, तो ये V2 के आने से क्या हो गया कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज
काफ़ी बड़े हो गए और प्रचलित हो गए और उनका यूज़ केस फैलने लगा क्योंकि लोग समझने लगे इसको यूज़ कैसे किया जा सकता। तो ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था यूनिस्वैप V2 का। और उसके बाद आता है V3, और V3 ने आते ही कई सारे नए इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए। उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो मनीष, हम V2 और V3 को साथ में कंपेयर करेंगे और ये थोड़ा टेक्निकल होगा, बट ये ज़रूरी है। तो अगर किसी को समझने में मुश्किल हो रही है तो हमारा एपिसोड है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, बहुत ही जल्द आने वाला है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो बहुत ही बेसिक और सिंपल हिंदी में हमने समझाने की कोशिश की है। तो जो बेसिक 101 है वो हम आज नहीं कवर करेंगे, हम डायरेक्ट टेक्निकल पॉइंट पर चलेंगे। तो V2 के साथ जैसे हमने बताया कि कोई भी इंसान परमिशन लेस तरीके से, सो आपकी प्राइवेसी इंटैक्ट रहती है और दुनिया में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है लिक्विडिटी प्रोविजन के लिए, राइट। 2 ERC20 का पूल आप क्रिएट कर सकते हैं या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पूल है उसमें जाकर आप अपनी लिक्विडिटी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत था, लेकिन इसके साथ एक ट्रेड ऑफ हो रहा था। यानी अगर मान लो कि आपने इथेरियम और USDC की लिक्विडिटी पेयरिंग यूनिस्वैप V2 पर बनाई है और $400 से लेकर 2 साल के अंदर इथेरियम पहुंच गया था $4000 तक। तो जो आपने एक इथेरियम रखा था और उसके सामने उसके इक्विवेलेंट मान लो $400 का इथेरियम था और $400 आपने USDC में रखे थे, तो अगर इथेरियम $4000 पहुंच गया और अगर आप उसको अपनी पोजीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो डॉलर टर्म्स में आपको हालांकि $800 से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आपका पूरा इथेरियम मिस हो गया क्योंकि आप जब विड्रॉ करते हो तो instead of getting one full Ethereum, you will be getting lot shorter version, यानी depending on the price और आप कब withdraw कर रहे हो तो आपको 0.4 Ethereum या 0.5 Ethereum मिलेगा जिसकी वैल्यू 2000 है। तो आपके $800 से ज़्यादा है इन डॉलर टर्म्स, बट इन टर्म इफ़ यू कंपेयर इन ईथर एसेट वैल्यू यू हैव लॉस्ट ईथर, ये प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से। तो इसको कहा जाता है इम्परमानेंट लॉस। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेड ऑफ था V2 का। ये मैं अपने दर्शकों को मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा कि हमने ये इम्परमानेंट लॉस के बारे में बड़े डिटेल से बात करी हुई है, आई थिंक हमारे DeFi के एपिसोड में। तो आप ज़रूर उसको देखिए अगर आपको और भी ज़्यादा विस्तार से जानना है तो आप वो एपिसोड हमारा देख सकते हैं। अपूर्व आगे पढ़िए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई थॉट कि ये इसको बताना ज़रूरी था। बिल्कुल मनीष, बहुत इंपॉर्टेंट था, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। तो इम्परमानेंट लॉस होने लगा था बहुत सारे लोगों को, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश की गई V3 के साथ। तो जो यूनिस्वैप V3 लॉन्च हुआ 2021 में, तो मनीष अब आप ये चूज कर सकते हो कि आपको कौन से प्राइस पॉइंट पर अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। तो मान लो आपके पास USDC और ETH के पूल में आपने डिपॉजिट किए है अपनी लिक्विडिटी, तो आप चूज कर सकते हो कि अगर जैसे मान लो आज की डेट में इथेरियम $2400 के आसपास है जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यू कैन चूज के आपकी लिक्विडिटी की जो प्राइस है वो 2000 से 2800 के बीच में ही आप ट्रेडिंग के लिए उसको डालेंगे। अगर इथेरियम बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ जाता है, 3500-4000 हज़ार हो जाता है, या तो बहुत गति से नीचे गिर जाता है, इन ईदर केस you have got your liquidity only provided between $2000 and $2800 के प्राइस रेंज के बीच में ही आपकी लिक्विडिटी अवेलेबल है। कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, ये देखिए यही मेरे ख्याल से ब्लॉकचेन की यही खूबसूरती है कि आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मिलते हैं। नहीं, ये काफी अद्भुत था। तो इससे क्या हो गया कि आपके पास कंट्रोल आ गया, आप कौन से रेंज में अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हो। लेकिन इसका भी एक ट्रेड ऑफ है कि मनीष आपको एक्टिवली मॉनिटर करनी पड़ेगी अपनी लिक्विडिटी पोजीशन। अगर आप रेंज के बाहर निकल गए हो तो वो आपकी लिक्विडिटी कोई फीस जनरेट नहीं कर रही है। तो जैसे हम ट्रेडिशनल फाइनल के वर्ल्ड से आते हैं तो हमें पता है कि जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होता है ना, उसी तरह से आपको फिर से रीबैलेंस करके लिक्विडिटी फिर से डिप्लॉय करनी पड़ेगी विद अ न्यू प्राइस रेंज। तो आपको सॉल्यूशन मिल गया कि आप टाइटर रेंज ऑफ लिक्विडिटी में खेल सकते हो, लेकिन ट्रेड ऑफ क्या है ये आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। तो ये था यूनिस्वैप V3 जो 2021 में आया
और बाय द वे बिफोर वी फिनिश ऑफ ये सेगमेंट, V4 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और उसके काफ़ी सारे पहलू है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी मैं जो उन्होंने सिर्फ शेयर किया है कि वो क्या बना रहे हैं, वो इतना इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो फाइनेंस की दुनिया के लोग हैं, जब वो पहलू हर पहलू को समझते हैं कि V1 क्या था, V2 क्या था, V3 क्या है, और अब जो V4 आने वाला है वो कैसा होगा, तो आप जब 3 पहलू या 4 पहलू को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 5 साल के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गया है। तो अपूर्वा, आपकी जो ये एक्साइटमेंट है, जो आपका ये जो एक उत्साह है, जी। इसके मद्देनज़र मुझे मेरी जिम्मेदारी याद आ जाती है। और वो जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको मैं अपना जो हमारा डिस्क्लेमर है उनको वो बता दूं कि दोस्तों, हम कहीं से भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं। वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य यही है कि हम ब्लॉकचेन, वेब3, क्रिप्टो की जो दुनिया है, इसका जो क्रिप्टिक संसार है, उसको आसान शब्दों में, आसान भाषा में, एक मज़ेदार लहजे में आपके पास लेकर आएं और उसकी जो समझ है, उस समझ को आपके लिए और समझदारी पूर्वक बना दें, जिससे आपको आसानी से समझ आ सके, आसान भाषा में समझ में आ सके। लेकिन हम कहीं से भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें निवेश करना है, तो आप अपना रिसर्च करिए, खुद करिए और किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करिए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अपूर्वा, ये तो हो गया V3 की बात। तो अपूर्वा, फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं एक और बड़े मार्केट प्लेयर की तरफ, कर्व फाइनेंस। कर्व फाइनेंस 2020 में आया और उसका मेन जो फोकस था वो स्टेबल कॉइन्स पर था। और जो डीफाई के जो शुरुआती दिन थे, उसमें कर्व फाइनेंस को ख़ास बनाने वाली बात क्या थी? तो यूनिस्वॉप के आने से सबसे पहले क्या हो गया कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का निर्माण हो गया। तो अब ये एक्सचेंज की स्थापना हो गई, तो ये एक्सचेंज के बहुत सारे यूज़ होने लगे हैं, बहुत सारे पहलू खुल के आने लगे, और उसके साथ ही जैसे हमने बताया कि बहुत सारे ट्रेड ऑफ्स भी आते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि आप अगर कुछ पाते हैं तो कहीं पर कुछ छोड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा इश्यू जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का लोग नोटिस करने लगे कि अगर मान लो कि आप सिर्फ स्टेबल कॉइन्स में डील कर रहे हो, यानी USDC और डाई या USDT, ये 3 ही बड़े बड़े जो स्टेबल कॉइन्स थे तब तक, राइट। अगर उस 3 के अंदर अगर आप डील कर रहे हो और अगर लिक्विडिटी एक की ज़्यादा है और एक की कम है, तो कई बार ये हो सकता है कि आपको मान लो अगर 1 लाख USDC को 1 लाख USDT में कन्वर्ट करना है, तो आइडियली फीस बहुत ही कम होनी चाहिए और स्लिपेज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं था। तो इसके साथ मैदान में कूद पड़े माइकल इगोरॉफ, जो है फाउंडर कर्व फाइनेंस के। तो कर्व फाइनेंस का USP क्या है? तो कर्व फाइनेंस का USP है कि वो स्टेबल कॉइन्स में डील करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो फीस को 0.01 उन्होंने कर दी, क्योंकि ये तो स्टेबल है, तो देयर इज नो रिस्क ऑन ईदर साइड। अगर आपको $1,00,000 एक से दूसरे में ले जाने तो बहुत ही कम फीस लगेगी, और उसकी वजह से क्या हो गया कि लिक्विडिटी का अट्रैक्शन बन गया। तो अगर आपको ERC20 टोकन्स में डील करना है तो आप यूनिस्वैप पर जाओगे, और अगर आपको सिर्फ स्टेबल कॉइन्स में स्वैप करना है तो आप कर्व फाइनेंस पर जाओगे। और ये जो सेग्रीगेशन नेचुरली हो गया ये प्रोटोकॉल के आने से, उसके साथ सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कर्व फाइनेंस को कि उनको बहुत सारी लिक्विडिटी स्टेबल कॉइन्स की मिल गई, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स की जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है तो वो कर्व फाइनेंस पर ही डालेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको सेफ और स्टेडी रिटर्न मिलेगा। और जो स्वॉपर्स है, मेरे आपके जैसे जो यूजर्स है, उनको भी पता था कि यार सबसे कम फीस कर्व फाइनेंस पर लगेगी। तो अगर मैं $100 का ट्रेड कर रहा हूँ USDC से USDT में, तो अमूमन मेरे $99.99 वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेंगे। तो इस वजह से वो काफ़ी अट्रैक्ट करने लगा यूजर्स को और लिक्विडिटी को। तो ये शुरुआत हो गई 2020 में कर्व फाइनेंस की। लेकिन ये यहाँ पे रुकता नहीं है। कर्व फाइनेंस लाता है V2 और पॉलीगॉन के साथ इंटीग्रेशन करता है उसके बाद, और धीरे धीरे वो दूसरे ब्लॉकचेन्स के नेटवर्क्स में भी एक्सपेंड करने लगता है। क्या आप इन डेवलपमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान बांटना चाहेंगे? तो मनीष, आप लिक्विडिटी को दूसरे
तरीके से हम समझते हैं। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की जो ब्लड लाइन है वो है लिक्विडिटी। तो जितनी बड़ी गहरी लिक्विडिटी कोई भी नेटवर्क पर होती है, उतना यूजर्स को वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने में, ट्रेड करने में, वहाँ पर घूमने फिरने में आसानी होती। तो कर्व फाइनेंस जो स्टेबिलिटी लेकर आया स्टेबल कॉइन्स के, राइट, वो तो इथेरियम मेन नेट पर था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी भांप लिया था कि आने वाले समय में इथेरियम के बहुत सारे लेयर टूज होने वाले। तो उन्होंने ऑलरेडी 2021 से ही इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था। वो जहां पर भी जा सकते थे, को जिस भी लेयर 2 पर डिप्लॉय कर सकते थे, उन्होंने वो प्रोसेस शुरू कर दिया, जिससे उनको पता है कि उनको एक नेटवर्क इफेक्ट मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो दूसरी इम्पैक्ट उनको मिलती है कि अर्ली अडॉप्टर्स बहुत इजीली उनके प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो अपूर्व, अब बात करते हैं जो नेटिव गवर्नेंस टोकन्स हैं उनकी, और शुरू करते हैं सीआरवी से। तो अपूर्व, सीआरवी जो था वो किस तरीके से कर्व फाइनेंस के साथ इंटीग्रेट करता है? मनीष, ये है लेगो वर्ल्ड, इसको कहते हैं इंटरनेट मनी। अच्छा। लेगो वर्ल्ड या लेगो ऑफ फाइनेंस की शुरुआत होती है कर्व फाइनेंस से, और उसकी टोकन के आने से सीआरवी टोकन। हम फिर से एक रिकैप कर लेते हैं। तो एक होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, दूसरे होते हैं मेरे आपके अमूमन आम लोग, जो होते हैं यूजर्स, जो एक असेट से दूसरी असेट में जाना चाहते हैं। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स प्रोवाइड लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी की वजह से यूजर्स को आसानी होती है चहल पहल करने में, ट्रेड करने में, कोई भी ट्रांजैक्शन करने। तो ये दो प्लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा पहलू है इसका, वो है प्लेटफॉर्म जो है कर्व फाइनेंस। तो ये जो कहानी है ये खुलनी शुरू हो जाती है इन तीन के बीच में, प्लेटफॉर्म, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और यूजर्स के बीच की कहानी। तो सीआरवी की टोकन से आने से ये हो गया कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनको इंसेंटिव मिलने लगा सीआरवी की टोकन से। तो हम जैसे बात कर रहे थे एयर ड्रॉप फार्मिंग की 2020 डीफी समर की या डिफाई समर की जो हम बात करते रहे थे, उसमें आ गया, एंटर हो गए कर्व फाइनेंस भी। तो उससे क्या हो गया कि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो कर्व फाइनेंस पे, तो आपको सीआरवी के टोकन फार्म करने को मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग सीआरवी टोकन। तो वो अगेन बहुत ऑलरेडी इतना प्रचलित प्लेटफॉर्म था, बिकॉज स्टेबल कॉइन्स का यूज जितना ज्यादा है उतना लोगों को आकर्षित कर रहा था। अब उसके ऊपर एडेड इंसेंटिव मिलता है कि आपको टोकन भी एयर ड्रॉप होने वाले हैं सीआरवी के। तो जितनी ज्यादा लिक्विडिटी आप प्रोवाइड करोगे, जितनी ज्यादा देर के लिए प्रोवाइड करोगे, तो आप फार्म कर रहे हो सीआरवी की टोकन्स, और वो सीआरवी टोकन है गवर्नेंस टोकन। तो हम आगे चलकर बात करेंगे कि सीआरवी टोकन को उन्होंने गेमिफाइड या लेगोफाइड कैसे किया। तो फिर पूर्वा, ये वे सीआरवी क्या है और इसका रोल क्या है? यहां से मैजिक शुरू होता है मनीष। वे सीआरवी या वी सीआरवी, आप जिस तरह चाहो उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ये बेसिकली है वोटिंग एस्क्रो सीआरवी। तो आप जो ये फार्मिंग कर रहे थे लोग सीआरवी टोकन का, तो उसका भी बहुत यूनिक यूज निकाल दिया ये माइकल एग्रोव ने। तो उन्होंने क्या किया कि अगर कुछ यूटिलिटी नहीं होगी और अगर सिर्फ गवर्नेंस टोकन रहेगी, तो लोग क्या करेंगे, फार्म करेंगे और फिर मार्केट में डंप करेंगे। तो बोले ये मैकेनिज्म जमता नहीं अपने को, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के लिए अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या इनोवेशन लेकर आए, वोटिंग एस्क्रो। तो जो आपके पास सीआरवी टोकन है एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर, आप जो फार्म कर रहे हो, अगर आप उसको लॉक करोगे, तो वो लॉकिंग का टाइम फ्रेम 1 हफ्ते से लेकर 4 साल तक का है। तो अगर आपके पास 100 सीआरवी है और अगर आपने उसको 4 साल तक लॉक कर दिया, तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा 100 सीआरवी का। अगर आप उसको 2 साल के लिए लॉक करोगे, तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा 50 का। 100 सीआरवी का वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, सिर्फ 50 सीआरवी का वोटिंग राइट मिलेगा। तो वो प्रोपोर्शनेटली कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा मैक्सिमम 4 साल तक लॉक करोगे, तो आपको मैक्सिमम वोटिंग पावर मिलता है सीआरवी का। और जो लॉक हो जाते हैं सीआरवी टोकन, उसको कहा जाता है वे सीआरवी। वो जो हम एस्क्रो अकाउंट होता है फाइनेंस में, उसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर वोटिंग एस्क्रो अकाउंट बन जाता है वे सीआरवी टोकन का। अब आप ये पूछो, मैं इसको लॉक क्यों करना चाहूँगा, और वो भी 4 साल के लिए। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको कोई 4 साल के लिए लॉक करेगा क्यों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और ये
इसीलिए मैं इसको कहता हूँ ये लेगो ऑफ फाइनेंस है या मैजिक इंटरनेट मनी है जो गेमिफाइड हो रहा है। तो अगर आप 4 साल तक अपने सीआरवी टोकन लॉक करते हो और आपके पास वे सीआरवी आ जाते हैं तो उससे आपको वोटिंग का राइट मिलता है जो हर हफ्ते सीआरवी प्लेटफॉर्म पर होता है। तो अब वोटिंग किसके लिए होता है कि वोटिंग होता है कि कौन से पूल में सबसे ज़्यादा टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो सीआरवी की टोकन हर महीने हर हफ्ते जो डिस्ट्रीब्यूट होती है अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो राइट, तो वो कौन से पूल में सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो मान लो कि मेरे पास मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है यूएसडीसी और डाई की, आपने प्रोवाइड की है यूएसडीटी और डाई की लिक्विडिटी है। तो अब ये गेमिफाई हो गया, मेरे पास कितने वोट है मेरे पूल के लिए, तो हम सब पूल को वोट करेंगे कि जो भी यूएसडीसी और डाई की लिक्विडिटी है उसको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए सीआरवी टोकन में। आप बोलोगे नहीं भाई, सबसे ज़्यादा सीआरवी के टोकन किसको मिलने चाहिए लिक्विडिटी में, तो यूएसडीटी और डाई को मिलने चाहिए। तो ये एक गेमिफाइड वर्जन हो गया, एक लेवल उसके और ऊपर आ गया। तो भाई अब कंट्रोल ये है कि सबको सीआरवी कलेक्ट करने और उसको लॉक करने जिनसे उनको सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर मिले। और वोटिंग पावर क्यों चाहिए, क्योंकि उनको रिवॉर्ड्स उस तरफ डाइवर्ट करने हैं। तो अपूर्वा, यूनिस्वैप और जी कर्व फाइनेंस के जरिए जो ये डीफाई के एवोल्यूशन की जो कहानी थी, ये जो बातचीत थी, ये काफ़ी इंसाइटफुल रही, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू मनीष, इट वाज माय प्लेजर। डीफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इतना इवॉल्विंग टॉपिक है, ये इंडस्ट्री में हर रोज़ कुछ नया होता है। तो ये सफ़र इतना मज़ेदार था अब तक का और मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि आने वाला सफ़र भी इतना ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो हम ज़रूर आपके साथ और हमारे सुनने वालों के साथ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के नए नए प्रोजेक्ट्स और नए नए पहलू लेकर आएंगे। धन्यवाद अपूर्वा, आपका साथ के लिए, और हमारे श्रोताओं का, हमारे लिसनर्स का और हमारे देखने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो हमेशा की तरह अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि इस सफर में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। इस चैनल पर दी गई जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। हमेशा अपना रिसर्च करो और प्रोफेशनल कंसल्टेंट की सलाह लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले।